हेलो स्टूडेंट्स, बहुत सारे सवाल आए हैं आपके जिनके जवाब देना मुझे लगा कि वीडियो के माध्यम से ज़रूरी है। हालांकि मैक्सिमम जो कमेंट्स होते हैं उसका तो आंसर मैं उन्हीं के माध्यम से दे देता हूं, लेकिन कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जिसमें ये फीलिंग आती है कि ये सवाल पूछा तो किसी एक व्यक्ति ने है, लेकिन इसके उत्तर बहुत सारे लोगों के लिए ज़रूरी हैं। तो ऐसे ही कुछ प्रश्न और उत्तर वीडियोस के माध्यम से मैं लाता रहता हूं। एक वीडियो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन का मैं पहले ही डाल चुका हूं। Q&A सेशन का ये दूसरा वीडियो होगा जिसमें कुछ सवाल मैंने लिया है और आपके सवालों को विस्तार रूप से उसका उत्तर बताने की कोशिश करूंगा। जिसने सवाल पूछा है उसके लिए तो फ़ायदेमंद होगा ही, और जिसके लिए नहीं भी हो सकता है कि उसके लिए भी ये जवाब मिल जाए, उसके मन में ये सवाल हो, वो पूछ नहीं पाया हो। वीडियो शुरू करें इसके पहले जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलता रहे और इसके साथ आप अपनी पढ़ाई में भी लगातार अपडेट्स लेते रहें। तो चलिए क्वेश्चन एंड आंसर का सिलसिला शुरू करते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो मेल आईडी थी उसी हिसाब से मैंने ये डिसाइड किया है कि शायद जो मेल आईडी है वही नाम होगा, तो वही नाम भी मैं यहाँ पे लूँगा। पहला जो क्वेश्चन है वो रिया सैनी का है। रिया सैनी का क्वेश्चन है कि मेंस का सिलेबस कितने महीने में कवर हो जाएगा और प्री का सिलेबस कितने महीने में कवर हो जाएगा। उन्होंने ये भी पूछा है कि मैंने कितने महीने में अपना प्री और मेंस कवर किया था। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि ओवरऑल टाइम कितना लगेगा। तो देखिए, मेरा ये मानना है कि न्यूनतम 12 से 18 महीने का समय तो लगता ही है प्री और मेंस दोनों को कवर करने के लिए। इससे कम में अगर आप करते हैं तो ये माना जाएगा कि आप जल्दबाजी में हैं या शॉर्टकट लेने की कोशिश कर रहे हैं, और शॉर्टकट का जो फल होता है वो अच्छा नहीं होता है। तो मैंने जो अपनी तैयारी शुरू करी थी वो 2019 के मार्च अप्रैल से अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, और मैंने सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ मेंस के वो सब्जेक्ट पकड़े थे जो मेंस और प्रीलिम्स दोनों में कॉमन है। ये सिलसिला मैंने तकरीबन नवंबर तक लगातार जारी रखा था, जब तक कि प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन नहीं आ गया था। और प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन जैसे ही आया उसके बाद मैं तुरंत प्री मोड में शिफ्ट हो गया था। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी का 2 सप्ताह ये मैंने लगातार प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस किया था। तो इस तरह से आप देखेंगे तो प्री और मेंस का ये सिलसिला लगभग 1 साल तक चला था, और उसके बाद प्रीलिम्स देने के तुरंत बाद मैं वापस से मेंस में शिफ्ट हो गया था, और उसके बाद मेंस के लिए मैं लगातार तैयारी करने लगा था। तो देखिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सबसे पहले प्रीलिम्स में फोकस करिए, कुछ लोग बोलते हैं कि पहले मेंस में फोकस करिए, लेकिन प्रीलिम्स और मेंस अलग अलग नहीं है, ये एक साथ ही लेकर चलने वाली दोनों की चीज़ें हैं। सपोज़ अगर आप मेंस के लिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मेंस में जो हिस्ट्री आप डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए उसी के फैक्ट्स काम आएंगे। इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट भी हैं। तो मेरा ये मानना है कि मेंस के लिए एटलीस्ट आपको 1 साल का समय देना चाहिए, और उसी के साथ साथ आपका प्री भी क्लियर होता रहेगा, लेकिन उसके अलावा 3 महीने एक्स्ट्रा आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए डेडिकेशन के रूप में MCQ सॉल्व करना चाहिए। तब कहीं जाकर आपके दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। मेरे मायने में ये था कि मैंने पहले मेंस के जो सब्जेक्ट है वो पढ़ लिए थे, फिर मैं वापस प्रीलिम्स में शिफ्ट हो गया। प्रीलिम्स खत्म करने के बाद मैं वापस मेंस में शिफ्ट हुआ, तो इस बीच मेरी मेंस की प्रिपरेशन थोड़ी सी हो चुकी थी, और प्रीलिम्स के बाद जब मैं वापस मैंने मेंस शुरू किया तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं पहले इन सबको पढ़ चुका हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा बोझिल नहीं लगा और मुझे ऐसा लगा कि मैं रिवीजन कर रहा हूँ। तो मेरा यही कहना है कि प्रीलिम्स के पहले तक मेंस के टॉपिक एक बार कम से कम खत्म कर लीजिए, ताकि प्रीलिम्स के देने के ठीक तुरंत बाद जब आप मेंस उठाएं तो आपको ये न लगे कि आप पहली बार उठा रहे हैं। तो आमतौर पे 12 से 18 महीने लगेंगे ही लगेंगे प्री और मेंस दोनों के तैयार होने में। अगला सवाल ले लेते हैं। ये है जूही सिलौत का, और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आकाश GK का भी है। तो ये क्वेश्चन है कि जनरल कैटेगरी की एज लिमिट एग्जामिनेशन में क्या है CGPSC के लिए। देखिए, CGPSC के लिए जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 40 है, लेकिन जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं तो महिला होने के नाते उन्हें 5 साल का और रिजर्वेशन मिलता है, तो वो 45 ईयर्स तक दे सकती हैं एग्ज़ाम। लेकिन अब यहाँ पे एक क्लॉज और आता है कि वो जनरल कैटेगरी के लोग जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं उनके लिए एज लिमिट क्या है। तो उनके लिए उनकी अपर एज लिमिट में से 2 साल घट जाएगी। सपोज़ कि कोई बॉय है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में आ चुका है, तो अब उसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 40 ना होकर वो 38 हो जाएगी। और वैसे ही अगर फीमेल की बात करें तो वो 45 ना होकर 43 हो जाएगी, क्योंकि फीमेल का जो 5 साल का अलग से रिजर्वेशन है वो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा, वो उनका फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आप जॉब में नहीं हैं तो आपके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 40 है जनरल कैटेगरी के लिए, महिलाओं के लिए 45, और अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो बॉयज़ के लिए 38 और फीमेल्स के लिए 43। उम्मीद है आपका आंसर मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ। मनोज पैकरा का ये सवाल है
कि क्या CGPSC मेंस में सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य रहता है। मनोज देखिए, आपने जो सवाल पूछा है कि सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य रहता है या नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप बताइए कि जिस तरह से हाईएस्ट मार्क्स वाले अच्छी पोस्ट पे सेलेक्ट होते हैं, अगर आप क्वेश्चन छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कट जाएंगे, और आपके मार्क्स कट जाएंगे तो आपके मार्क्स ज़्यादा आने की संभावनाएं भी ख़त्म हो जाएंगी, और ऐसी कंडीशन में आप अच्छी पोस्ट भी पाने से वंचित रह जाएंगे। तो CGPSC ये कहीं से नहीं कहता कि मेंस के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी आपके लिए कंपलसरी हैं। वो आपके अपने आप के लिए कंपलसरी हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आने की संभावनाएं बनी रहेंगी, और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो आप अच्छी पोस्ट पे सेलेक्ट हो जाओगे। तो माइनस मार्किंग नहीं रहती है। मेंस में सभी क्वेश्चनों को कंपलसरी करना भी अनिवार्य नहीं रहता है, लेकिन सभी प्रश्नों को करने से ही आप मेरिट लिस्ट में जगह बना पाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राहुल साहू नाम से ये क्वेश्चन आया हुआ है कि CGPSC में कितने अटेम्प्ट्स रहते हैं। तो राहुल, कितने अटेम्प्ट्स रहते हैं, इस सवाल का जवाब ये है कि UPSC के अनुसार CGPSC का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। CGPSC में अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं रहती है, यहाँ पे लिमिट रहती है एज की। तो जब तक आपके अपनी कैटेगरी के एज में आप एलिजिबल हैं तब तक आप मैक्सिमम अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। सपोज़ कि अगर आप OBC से आते हैं तो OBC के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 45 है, तो आप 21 साल से 45 साल की उम्र तक लगातार CGPSC का एग्ज़ाम दे सकते हैं प्रतिवर्ष बिना रुके। तो इसमें कोई अटेम्प्ट्स की लिमिट नहीं होती है। आप अपने एज लिमिट के हिसाब से मैक्सिमम अटेम्प्ट्स, जब तक कि आपकी एज ख़त्म नहीं हो जाती तब तक आप एग्ज़ाम दे सकते हो। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये है प्रयाग सिंह का, ये जशपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने लिखा है कि मैं वनांचल गांव में रहता हूं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं बिलासपुर में रहकर कोचिंग कर सकूं, मैं घर से कैसे तैयारी करूं। तो देखिए प्रयाग, सबसे पहला तो ये है कि CGPSC में सेलेक्ट होने के लिए, UPSC में सेलेक्ट होने के लिए कोचिंग करना ज़रूरी नहीं है। मैंने भी कोचिंग नहीं करी और मैंने भी अंबिकापुर से पढ़ाई की है, मैं भी बिलासपुर नहीं गया। मैं बिलासपुर तब गया था जब मुझे मेंस देना था, और बिलासपुर में इसलिए मेंस देने गया था क्योंकि मुझे अकेले रह के पढ़ना था, और उस लिहाज से बिलासपुर में हॉस्टल्स बहुत अच्छे अवेलेबल रहते हैं। तो मैं सिर्फ उस हॉस्टल में रह के मेंस देने के लिए तकरीबन 15 दिनों तक बिलासपुर में रहा। 1 हफ्ते पहले एग्ज़ाम के गया था और 1 हफ्ते के आसपास का एग्ज़ाम के ड्यूरेशन मिला के 15 दिन के आसपास रहा। तो आपका जो सवाल है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं बिलासपुर में जाके कोचिंग कर सकूं, सबसे पहले तो ये नकारात्मक बात आप अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल दीजिए कि जिसके पास पैसा है, जो कोचिंग कर सकता है, वही इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो सकता है। आपके पास जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपका जज्बा, आपका हौसला, आपकी हिम्मत, आपका परसिवरेंस, आपका डेडिकेशन। इन सारी चीज़ों को मिलाकर जब आप आगे बढ़ेंगे तो चाहे आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। किताबें सारी मार्केट में अवेलेबल हैं, सब जगह उपलब्ध हैं। आप ऑथेंटिक किताबें ले लीजिए और उन किताबों के हिसाब से पढ़ते रहिए। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का सहारा लीजिए। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जब आप देखते रहेंगे तो आपको ये अनुमान हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है और आपको क्या पढ़ना है। उससे आपको एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में आइडिया हो जाएगा। और रही बात, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए जो बहुत ही कम कीमतों में मिल जाते हैं। मुझे लगता है उतना तो कोई भी अफोर्ड कर ही सकता है। तो आप जब वो टेस्ट सीरीज़ ले लेंगे तो जो कुछ भी आपने घर पे रहकर पढ़ा है, आप उस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से अपना नॉलेज चेक करने की कोशिश करिए, और उस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। आप ऐसा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए जिसमें कि आपकी कॉपी चेक अगर आपको वापस मिले और आपको पता रहे कि आपके आंसर में क्या सुधार होने की गुंजाइश है। तो इस तरह से आप घर पे रहकर पढ़ाई भी कर सकते हैं, आपके पैसे नहीं खर्च होंगे, थोड़े से पैसे आपको बचाने होंगे आपके मेंस की टेस्ट सीरीज़ और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ के लिए। तो इस तरह से प्रीलिम्स के लिए आप मैक्सिमम MCQ सॉल्व कीजिए, ओल्ड क्वेश्चंस जितने भी आए हुए हैं, हज़ारों क्वेश्चन हैं, उन सबको सॉल्व कर दीजिए, तो प्रीलिम्स भी आपका क्लियर हो जाएगा। आपको कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप घर में रहेंगे तो आपकी पढ़ाई निरंतर चलनी चाहिए, उसमें कोई बाधा या व्यवधान नहीं आनी चाहिए। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। एक और क्वेश्चन है, ये आईडी है मिस शाह के नाम से। इन्होंने पूछा है कि NCERT की बुक्स नहीं मिल पा रही हैं, सब छत्तीसगढ़ बोर्ड की ही किताबों से पढ़ रहे हैं, मैं क्या करूं। तो देखिए मिस शाह, आपका नाम जो भी है,
ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी की किताबें नहीं मिल रही हैं। एनसीईआरटी की किताबें तो बहुत ही सुलभ उपलब्ध हैं किसी भी किताब की दुकान में, और इतनी सस्ती किताबें हैं कि आप कहीं से भी इसको मंगा सकते हैं। अगर आप नहीं अवेलेबल हैं, आपको नहीं मिल रही हैं, तो आप अपना मोबाइल में जाइए, अमेज़न खोलिए, अमेज़न पे एनसीईआरटी की किताबों का पूरा बंच आपको मिल जाएगा 300 से 400 रुपये में, उसे आप मंगा लीजिए। मैंने भी बहुत सारी किताबों का डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में दे रखे हैं, आप वहाँ पर भी क्लिक करके किताबें डायरेक्ट ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो इस तरह से भी आप किताबें मंगा सकते हैं। अब रही बात ये कि बहुत सारे लोग जो है वो छत्तीसगढ़ बोर्ड की किताबों से ही पढ़ रहे हैं, तो आपका ये जो लाइन है कि बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़ की किताबों से ही पढ़ रहे हैं, मैं क्या करूं, इसका मतलब ये है कि आपको दुविधा है, आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि वो लोग जब वो किताब पढ़ रहे हैं तो मैं एनसीईआरटी क्यों पढूं, या बाकी लोग एनसीईआरटी की किताब नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं क्यों पढूं। ऐसा मत सोचिए। बाकी क्या कर रहे हैं इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपको अगर अपनी तैयारी अच्छी करनी है तो आपको अपनी स्ट्रेटजी भी बदलनी पड़ेगी और आपको अपना बेसिक भी क्लियर करना पड़ेगा। और अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से अपनी बेसिक क्लियर करनी है तो आपको एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी ही चाहिए। 6वीं से 12वीं तक की एनसीईआरटी की किताबें जब आप पढ़ेंगे तो आप न सिर्फ अपना बेसिक बहुत क्लियर कर लेंगे, बल्कि सब्जेक्ट पर आपका पकड़ भी बहुत मजबूत हो जाएगी। और उसके बाद जब आप किताबें पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा और आपके एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। एनसीईआरटी की किताबें पढ़ने से आपका प्रीलिम्स बहुत तैयार हो जाएगा, और इसके अलावा मेंस में लिखने के लिए आपकी भाषा पर पकड़ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर आप फिर भी ऑनलाइन किताबें नहीं मंगा पा रही हैं तो आपके पास फ़ोन है, आपके पास एक ऐप है ई पाठशाला, वो डाउनलोड कर लीजिए। ई पाठशाला ऐप में सारी की सारी एनसीईआरटी की किताबें, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो अंग्रेज़ी हो, वहाँ पे फ्री में अवेलेबल है। आप उसको डाउनलोड करिए और उससे पढ़िए, इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि एनसीईआरटी की किताबें ज़रूर पढ़िए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में जो सज्जन ने क्वेश्चन पूछा है उसमें नाम नहीं है, इनकी आईडी है। इनकी आईडी है यूज़र BY4HP। इन्होंने पूछा है कि अगर हम किसी एक सब्जेक्ट की बिल्कुल भी तैयारी ना करें, जैसे कि उदाहरण के तौर पे समाजशास्त्र, और इसके एक भी प्रश्न एग्ज़ाम में सॉल्व न करें, तो क्या सिलेक्शन मिलेगा? और इसके बदले जिसमें हम बहुत अच्छे हैं उसी सब्जेक्ट को और अच्छे से तैयार करें ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल पाए, तो कहीं कोई समस्या तो नहीं होगी? देखिए यूज़र, आपका जो भी असली नाम है, मुझे लगता है कि शायद ये सवाल और भी लोगों से जुड़ा हो सकता है, इसलिए मैंने इस सवाल को यहाँ पर लिया है। आपने कहा है कि अगर हम किसी एक सब्जेक्ट की तैयारी न करें और उसके एक भी प्रश्नों को सॉल्व न करें, तो क्या हम एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं या नहीं? देखिए, एक पेपर 200 नंबर का होता है और हर पेपर में 3 सेगमेंट होते हैं। पहला और तीसरा सेगमेंट 75-75 नंबर का होता है और बीच का एक सेगमेंट 50 नंबर का होता है। तो अगर आपने उदाहरण स्वरूप समाजशास्त्र की ही बात करी है तो समाजशास्त्र 50 नंबर का मेंस में आता है। अब आप कह रहे हैं कि इस सब्जेक्ट को बिल्कुल ही छोड़ देता हूँ, मैं इससे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता हूँ। आपने इस क्वेश्चन को इस पोर्शन को छोड़ दिया और आपने इसके एक भी क्वेश्चन को ट्राई नहीं किया, तो इसका मतलब कि वो जो 200 नंबर का मेंस का पेपर है वो आपके लिए 150 नंबर का हो गया। अब आपको 150 नंबर में मैक्सिमम नंबर लाने हैं और आपको लग रहा है कि आपके बाकी दोनों सब्जेक्ट पे पकड़ बहुत अच्छी है, पोर्शन 1 और पोर्शन 3 पे, तो आप 150 में मैक्सिमम नंबर ले आएंगे। तो 150 में आप जितने भी मैक्सिमम नंबर ले आए, लेकिन 50 नंबर तो सीधे सीधे आपसे चला गया। और दूसरा जो कोई और कैंडिडेट है वो पूरे के पूरे 200 नंबर को अटेम्प्ट कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन एक पूरा पोर्शन छोड़ देने से आपके नंबर कम आने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाएंगी, और जब आपके नंबर कम आने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाएंगी तो मेरिट लिस्ट से दूर होने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। ऑन एन एवरेज हर पेपर में अगर आप 115 प्लस नंबर लेके आते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, लेकिन आप 150 नंबर में ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो 100 से कम आने के चांसेस रहेंगे, और ऐसे में कोई एक आध पेपर और जिसमें कि आपके 100 से कम नंबर आ गए तो आप सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। तो सीजीपीएससी ऐसा कुछ भी नहीं कहता कि आप ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन मत करो, कहीं कोई मनाही नहीं है। आपका जैसा मन करता है आप वैसा करिए। यहाँ पे मायने क्या रखता है? ओवरऑल मार्क्स, कि आपके टोटल मार्क्स कितने आए हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप 150 में 150 ला सकते हैं, 150 में 120 ला सकते हैं, तो आप छोड़ दीजिए पूरा एक पोर्शन। लेकिन अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप ऐसा बड़ा रिस्क नहीं ले सकते माफ़ कीजिएगा, कि आप पूरे का पूरा 50 नंबर का एक पोर्शन ही स्किप कर दें और उसमें एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें। मुझे लगता है ये बहुत रिस्की होगा और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, और आपको ही नहीं, किसी भी कैंडिडेट को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सभी के सभी पोर्शन का बराबर वेटेज है, सभी के सभी पोर्शन जो सब्जेक्ट हैं उनके वेटेज अच्छे हैं, तो आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स ले के चलने हैं।
हो सकता है कि आप जिसमें बहुत अच्छे हैं उसके भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाएं कि आप उनके क्वेश्चन को ही ना बना पाओ। वैसी कंडीशन में आपके लिए बहुत दुखदाई हो सकता है। तो किसी भी पोर्शन को छोड़ने की बात मत सोचिए, किसी भी पोर्शन के क्वेश्चंस को छोड़ने की बात मत करिए। आप सारे के सारे पोर्शन को अच्छे से पढ़िए और सारे के सारे पोर्शन के प्रश्नों को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। और इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज़ बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। मैं बार बार टेस्ट सीरीज़ पे इसलिए फोकस करता हूँ कि टेस्ट सीरीज़ ही वो चीज़ है जिसकी वजह से न सिर्फ आप अपने ज्ञान को परख सकते हैं, बल्कि आपका आंसर कैसा जा रहा है, आप सही टाइम में लिख पा रहे हैं कि नहीं, आपकी उंगलियां दर्द कर रही हैं कि नहीं, कलम पे आपकी पकड़ है कि नहीं, इन सारी चीज़ों का पता एग्ज़ाम के पहले ही आपको चल जाएगा। तो इस तरह से आप अच्छे से फोकस करिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। तो आज के इस Q&A सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जो क्वेश्चंस मैंने लिए थे ये आप लोगों के भी क्वेश्चंस रहे होंगे, और ये क्वेश्चन जब आप देखेंगे और इसका आंसर सुनेंगे तो शायद आपके भी प्रश्नों का हल आपको मिल जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लेके फिर मैं आऊँगा। जो आपके क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में लगातार डालते रहिए। ऐसा लगेगा कि जिस भी क्वेश्चन का आंसर मुझे देना है वीडियो के माध्यम से, तो मैं उसके नीचे लिख दूंगा किस क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, और बाकी जो अदर क्वेश्चन है उसके जवाब तो मैं देता ही रहता हूँ। इस बीच आप लगातार पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। एक बार फिर से जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। फिर मिलेंगे। जय हिंद।